हमारे सामने चैलेंज ये था कि ये कसाब कुबेर में बैठ के इंडियन अपने समंदर में बम्बई के नज़दीक तक आ गए हैं, ये प्रूव करना है। क्योंकि वो जीपीएस का जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो पहले पता ही नहीं चल रहा था, हम तो वॉकी टॉकी समझ रहे थे कि अच्छा, मतलब वो जीपीएस है ये भी तक पता नहीं था। वो पता नहीं था। FBI के एक्सपर्ट लोगों ने वो पूरा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके हमको सीडी में अच्छा ऐसा डेटा दिया था। वो डेटा जब हमने देखा तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सब न्यूमेरिक डेटा था। अच्छा, ये क्या है भाई, जो डॉट सब एक दूसरे से जैसे ज्वाइंट किया तो ऐसा रूट बन गया, रास्ता बन गया एक पानी में। मतलब ये सब जो कराची से आई थी ये जहाँ उन्होंने शुरू में प्लानिंग में ये पूरी बहुत कोशिश कर रखी थी कि भाई ये इसमें किसी सूरत में पाकिस्तान का कोई हाथ इसमें ना दिखे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने सोच रखा था कि ये जो जाएंगे ये वापस तो जिंदा लौटने वाले नहीं है, ये मर जाएंगे तो इनका राज खुलेगा नहीं खुलेगा। तो वो तो मुंबई पुलिस की जांबाजी थी, तुकाराम ओम्बले थे, गिरगांव चौपाटी पे जो एक तरह से इनकाउंटर हो उसमें जिंदा पकड़ लिया, वो एक बड़ी बात थी। क्योंकि कसाब ने खुद ही बता दिया कि हम किस कुबेर बोर्ड से आए थे और हम पाकिस्तान से आए थे। नहीं, ऐसा यदि कसाब जिंदा नहीं होता हाँ तो पाकिस्तान से आए ये समझते नहीं, ये शायद मैं नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। किसी भी वारदात की जांच का अंजाम तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसके पीछे की पुलिस की मेहनत और मशक्कत से हम अनभिज्ञ रहते हैं। श्रेष्ठ भारत पर हम उसी पुलिसिया जांच के पर्दे के पीछे की कहानी आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो भी सीधे उन पुलिस अधिकारियों की जुबानी जो उस जांच का हिस्सा रहे हैं। रहस्य, रोमांच और अनसुनी बातों से भरी द इनसाइड स्टोरी की सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे 26/11 मुंबई आतंकी हमले की। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आकर 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेलकर 170 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकियों ने खुद का नाम और पहचान भारतीय रखा था ताकि हमले में पाकिस्तान का हाथ छुपाया जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस ने न सिर्फ उनके उस झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन भी जोड़ा। ये आसान नहीं था, फिर भी मुंबई पुलिस ने वो कैसे कर दिखाया ये आज हम जानेंगे, तब जांच टीम में शामिल रहे मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी अरुण चौहान से। अरुण चौहान वो जाबाज अफसर रहे हैं जिन्होंने साल 2008 में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का पर्दाफाश कर देश में लगातार हो रहे बम धमाकों पर लगाम लगाई थी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकवाद को खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले अरुण चौहान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और वर्तमान में मुंबई पुलिस के विशेष आयुक्त देवेन भारती के साथ FBI के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क भी गए थे। वही अरुण चौहान आज हमारे साथ हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। 26/11 आतंकी हमला, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो खौफ, वो मंजर दिखता है। खास करके हम जैसे लोग, जैसे कि मैंने उसको कवर किया था, मैं उसमें ओबराय होटल के पास था और पूरा अपने आंखों से मैंने उस मंजर को देखा था। आप उस समय कहाँ थे और कैसे फिर कुबेर वाला जांच आपको मिली और फिर कैसे आपने पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ा? देखिए, मैं 26/11/2008 को मैं मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल का इंचार्ज था और शाम के करीबन 9, सवा 9 बजे घर लौट रहा था उस दिन। तो वडाला, मैं चेंबूर रहता हूँ, तो मैं वडाला पास हो रहा था, वहाँ पे मुझे ताज के एक सिक्योरिटी जो मैनेजर है उनके फ़ोन आई थी। वहाँ पे होता है कि कुछ गुंडे घुस गए हैं या कुछ फायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा ताज में। तो मैं परेशान हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है, ताज में तो सिक्योरिटी वगैरह होता है। तो मैं उसको बताया कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। जैसा वो फ़ोन रखा तो मुझे मेरे बॉस उस टाइम में जो एडिशनल कमिश्नर क्राइम थे देवेन भारती, उनका फ़ोन आया कि भैया आप लोग कहाँ पे हो? तो मैंने बोला सर घर जा रहा हूँ। मैंने घर वर जाना नहीं है, आप सीधा वापस ऑफिस पहुँचो। तो मैं समझ गया कुछ सीरियस मैटर है, तो हम वहाँ से यू टर्न करके फिर हेडक्वार्टर पहुँचे। वहाँ फिर उनके साथ में हम लोग ऑपरेशंस में जुड़ गए। तो हम लोग शराब में वो जो इनपुट मिली थी हमारे बॉस लोगों को, ये कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो आतंकी घुसे हुए हैं वो अपने हैंडलर से बात कर रहे हैं वगैरह।
तो हमारे उस टाइम में अभी तो नहीं, उस टाइम में कुछ एक मोबाइल एक हमारे पास में इंटरसेप्टर एक वैन था, वो ले जाके वहाँ पे हमने ताश के एरिया में खड़ा करके वो जो कम्युनिकेशन है वो ट्रैक करने का हमने प्रयास किया। कुछ कम्युनिकेशन हमने इंटरसेप्ट भी किया। उस पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनको बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और लाइव जो चीज़ें वहाँ पे है वो बता रहा है। तो फिर हम लोगों ने कुछ टीवी पर से वो देख के शायद बता रहा है ऐसा लग रहा था, क्योंकि सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो बाद में टीवी चैनलों को हमारे बॉस लोगों ने कुछ शायद इंस्ट्रक्शन देने के बाद में लाइव टेलीकास्ट नहीं किया, बंद कर दिया था, शायद कम हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने सुबह एनएसजी को कुछ वहाँ पे हेल्प करने के लिए, ताज में जो आतंकी छुपे हुए थे, एनएसजी सुबह 27 तारीख को आ गई थी, तो उनके साथ में हम लोग यहीं पे ऑपरेशन में थे। सर, जो हमला हुआ था, 10 जो आतंकी आए थे, उन्होंने हाथ में रक्षा बांध रखा था, उनके नाम भारतीय थे, आई कार्ड भी उन्होंने ले रखा था। तो ये साबित करने की कहीं ना कहीं कोशिश थी कि जो भी हमला हुआ है या हमलावर है वो हिंदुस्तानी ही है, किसी और देश का हाथ नहीं है, जबकि पीछे पाकिस्तान था। तो ये जो बड़ा जो एक रहस्य बना हुआ था, या जिस तरह से पाकिस्तान इस पीछे आतंकी हमले के पीछे था, वो जो साबित करने की बात थी, जो आप लोगों ने अदालत में साबित भी की, वो कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी बताइए। देखिए, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास में आया इन केसों का, क्योंकि जनरली ये केसेस जो है टेरर रिलेटेड जो केसेस है वो एटीएस करती है, लेकिन एटीएस में हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स पे फायरिंग हुई थी, उन्होंने उसमें एक्सपायर हो गए थे। और वो ऊपरी लेवल पे कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया कि ये सब केसेस क्राइम ब्रांच को दिया जाए, और क्राइम ब्रांच के पास सब केसेस आने के बाद में उसमें जो कुबेर बोट की जो केस थी वो मेरे यूनिट को दी गई, क्योंकि जो एरिया जहाँ पे वो ऑफेंस हो गया था वो समंदर था, और समंदर एलोगेट पुलिस स्टेशन के एरिया में आता था, और एलोगेट पुलिस स्टेशन का जो एरिया है वो क्राइम ब्रांच का वो हमारे अंडर आता था। तो वो जो कुबेर की जो बोट की केस थी वो हमारे पास आई, और उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया। जहाँ तक उनका आइडेंटिटी छुपाने का खाली आप बात कर रहे हो, वो खाली नकली आइडेंटिटी कार्ड, हाथ में धागा, यही नहीं था। बहुत सारी ऐसी उन्होंने बहुत मेहनत की थी कि ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान से ये लोग आए हैं, ये इंडियन पुलिस को मालूम ना पड़े, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। और ऑन द अदर हैंड ये लोग इंडियन लगे, इसके लिए उन्होंने वो धागा वगैरह जो आप बता रहे हैं वो भी उसमें किया था। तो कुल मिला के अटैक करने वाले इंडियन ही है, ऐसा एक शो उन्होंने क्रिएट किया था। ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता लगा उस टाइम में। जब हमारे पास में कुबेर की जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, तो हमारे एक मेरे सबऑर्डिनेट है, जबकि मैं इंचार्ज था, तो मैंने एक हमारे सबऑर्डिनेट काले को ये केस दिया था जो उसे इन्वेस्टिगेट करे, और मैं उस पर डायरेक्ट सुपरवाइज कर रहा था उसमें। तो उसमें पहला हिस्सा ये था कि ये लोग कहाँ से आए और कैसे आए, जबकि 26-27 की रात में कसाब जिंदा पकड़ा गया था, नायर हॉस्पिटल में उसका स्टेटमेंट हो गया था। मुंबई कैसे पहुंचे? हाँ, वो लॉन्च तो है ना, बड़ा लॉन्च इंडिया का बड़ा लॉन्च। हाँ, हाँ, उसने हमको इधर साथ करीब उतारा। कौन से जगह पे बैठा तो? उधर जब जिधर आपको बताया, कितना दिन पहले बैठा? 4 दिन पहले। अच्छा, तो उधर हम ना, जिधर मिक्स होता है ना इंडिया और पाकिस्तान का भी लॉन्च। पाकिस्तान में कौन सी जगह पे बैठे? हाँ, पाकिस्तान में हाँ, जहाज में कौन सी जगह पे बैठे? जहाज बोलते हैं, कश्ती में। हाँ, उधर अजीजाबाद है, उसके साथ कासम। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग
बोट में बैठ के पाकिस्तान से आए वहाँ से, उसके बाद में वो डिंगी जो छोटी बोट रहती है उसमें बैठ के हम बदवार पार तक आए। कुबेर बोट में बैठ कर आए। पहले कुबेर में आए, उसके बाद में वो कुबेर वहाँ छोड़ने के बाद में वो एक 10-15 नॉटिकल माइल्स वो जो हवा की बोट होती है ना, उसमें बैठ के वो बदवार पार तक आए। अल हुसैनी का नाम उसने नहीं लिया जब? हाँ, अल हुसैनी पहले जब इंडियन वाटर तक वो हाँ। अल हुसैनी में आए, इंडियन वाटर के बाद में उन्होंने ये कुबेर नाम का इंडियन हाँ। जो बोट है वो हाईजैक करके उसमें के लोगों को बंदी बना के उसके बाद में कुछ का मर्डर करके वो जो अमर सिंह सोलंकी था उसको बोट चलाने के लिए मजबूर किया और उसको लेके वो करीबन 20 सागर अपने नॉटिकल माइल तक वो आ गए थे। वहाँ से उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि ये बोट में जो चला रहा है अमर सिंह उसका मर्डर कर दो और वो बोट पानी में डुबा दो, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन था पहले से। लेकिन बैड लक उनका रहा हो या जल्दबाजी में, ये उनमें जो एक बोल्ट होता है जो बोट में नीचे बोल्ट होता है जिससे अच्छा। वो पानी नीचे का ऊपर आ जाता है और वो बोट डूब जाती है, वो बोल्ट खोलने का ये लोग भूल गए और ये जो आगे की बोट में चढ़ के इधर आ गए। वो बोट ऐसे तैरती रही, वो डूबी नहीं। उस बोट से वो बैठ के आए थे, ऐसा कसाब का कहना था, उसका स्टेटमेंट हो गया था। हमारे सामने चैलेंज ये था कि ये कसाब इस बोट में बैठ के आया है या कसाब के साथ में बाकी के लोग, ये सब कुबेर में बैठ के इंडियन अपने समंदर में बम्बई के नज़दीक तक आ गए हैं, ये प्रूव करना है। तो इनिशियल स्टेज में वो जो स्टेटमेंट हो गया, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में रात का टाइम, और वो दिखा तो नहीं पाएगा कि कहाँ छोड़ा है। लेकिन क्या उसका दिया हुआ स्टेटमेंट काफ़ी नहीं रहता कोर्ट में? नहीं, ऐसा है कि अभी इंडियन उस टाइम का, आज तो नया हो गया कायदा, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो एक्यूज जो स्टेटमेंट देगा वो स्टेटमेंट पर से कोई डिस्कवरी होती है तो वो रिलेवेंट मानी जाती है। अदरवाइज बाकी पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट हो उसका कोई रिलेवेंसी होता नहीं है, कोर्ट मानता नहीं है। लेकिन वो जो बोल रहा है उससे रिकवरी होती है। और हमारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग उसको लीड करते हैं। जैसे कि हमने समझो कोई चोर ने चोरी किया, मैंने माल कहाँ रखा है, तो वो हमको खुद ला जाकर बताता है। लेकिन इस पॉइंट में, इस केस में ऐसा था कि कसाब को लीड करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो एक तो हॉस्पिटल में था और दूसरा उस समंदर में की बात बता रहा था जहाँ पे जाना मुश्किल था। तो हम लोगों ने ये ट्रेडिशनल जो लीडिंग का जो पोर्शन है वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दूसरा एक चारा नहीं था हमारे पास हमेशा। और वो वाया कंट्रोल रूम हमने कोस्ट गार्ड ने फिर वो बोट खोजा समंदर में और वो टो करके फिर लेके आए नीलो गेट के बाजू में समंदर में किनारे पे। फिर हमने कसाब को लीड करके बाद में उसमें का जो आर्टिकल्स है और वो जो डेड बॉडी है वो रिकवर किए और वो एविडेंशियली फिट हो गया। ये साबित होगा ये हमारे पंचनामे से और उसके मेमोरेंडम, उसकी जो डिस्क्लोजर था उससे, कि ये लोग इसी से बैठ के आए, इसी जहाज में बैठ के आए। और उस पर जहाज पे जो सामान मिले उसमें एक GPS इंस्ट्रूमेंट था, एक सैटेलाइट फ़ोन था और बाकी एक खाने पीने की चीज़ें थी, कपड़े थे। और डेड बॉडी जो अमर सिंह जो जहाज चला रहा था, कैप्टन था उस जहाज का, उतना मिला। तो हमारे पास में अभी जो ये चीज़ें मिली हमने लाके सब, उसमें एक डायरी भी मिली थी। उसमें उर्दू में बहुत सारा कुछ लिटरेचर लिखा हुआ था जो हमने लोकल ट्रांसलेटर से बोला कि इसका क्या मतलब होता है। तो उसमें हर एक आदमी के पास में क्या चीज़ें हैं, कितने बंदूकें, कितने कारतूसे, कितने बम वगैरह होने चाहिए, हर आदमी के पास खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह सब उसमें लिखा था। और कुछ ऐसा कुछ एक आंकड़े लिखे हुए थे जो हमारे समझ में नहीं आए और कुछ
उर्दू में ऐसा कुछ कोडेड लैंग्वेज टाइप कुछ आर्टिकल भी थे जो हमारे समझ में नहीं आया उस टाइम में, इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला। तो ये सब चीज़ें आने के बाद में इसमें से जो कपड़े वगैरह जो थे वो हमने साइंटिफिक एनालिसिस के लिए हमारे गवर्नमेंट एनालाइजर के पास भेज दिए थे और उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके बाद में उनको जो मरे हुए आतंकी थे और ये जिंदा इनके डीएनए के साथ में मैच करने के लिए बोला गया, तो वो मैच हो गए। तो हम लोग ये प्रूव कर पाए कि ये 10 ही लोग कुबेर से बैठ के आए। अभी हमारे पास में दूसरा एक चैलेंज था कि ये बोट में बैठे हुए आतंकी पाकिस्तान से आए हैं। तो जो डिंगी में ये बैठ के आए थे, जो हवे की बोट थी जो बदवार पार्क में उन्होंने छोड़ दी थी, उस पर यामा का इंजन लगा हुआ था जो वहाँ से उनको यहाँ तक लेके आया था बदवार पार्क। तो यामा इंजन का हमने सभी चेक किया, सब किया, लेकिन उसमें कहीं भी सीरियल नंबर या कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि ये कहाँ से परचेज किया गया और किधर का। मेड इन जापान था इतना ठीक है, लेकिन उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं था, मैन्युफैक्चरर का नाम ये वो सब उन्होंने इरेज कर दिया था। ये पूरी कोशिश हो रही थी कि भाई ये मतलब पता नहीं चले कि पाकिस्तान से आए। उसके बाद में जितने भी राइफलें AK-47 इनके पास में मिले थे, उनके सबके सीरियल नंबर भी उन्होंने इरेज कर दिए थे। और हमारा ये जानने का रास्ता बंद करके दिया था कि भाई ये आए कहाँ से है। फिर भी जो हमारे पास जो मटेरियल थे, जो GPS हमको मिला था वो, और सैटेलाइट फ़ोन ये तो ये हमने मुंबई के हमारी जो केमिकल एनालाइजर्स है उनके पास में जांच के लिए भेजा। तो 2008 का साल था, उस टाइम में उतना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस लोग नहीं थे। टेक्नोलॉजी हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत नया था वो बात। अच्छा। क्योंकि वो GPS का जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो पहले पता ही नहीं चल रहा था, हम तो वॉकी टॉकी समझ रहे थे कि अच्छा, मतलब वो GPS है ये भी तक पता नहीं था। वो पता नहीं था। ओके। फिर वो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एक्सट्रैक्शन के लिए कोई सॉफ्टवेयर लगता है, वो हमारे पास नहीं है। तो आप इसको कहीं दूसरी जगह पे देखो, यहाँ पे है नहीं। तो फिर हम लोगों ने हैदराबाद CDTS करके पंजाब में किधर एक है, ऐसे 2-3 जगह पे इंक्वायरी की गई कि भाई इसका कुछ है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो मिला नहीं। अच्छा, वहाँ भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये उस टाइम में एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक अच्छा किया कि जैसे एक टीम मुंबई पुलिस की इसकी जांच के लिए USA भेजने का उन्होंने परमिशन दे दिया था, फैसला किया था। और वो टीम में फिर मैं, एक दिनेश कदम करके थे, और हमारे बॉस देवेंद्र भारती साहब, ऐसे हम तीनों ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट GPS के मिले, सैटेलाइट फ़ोन और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि उनका कम्युनिकेशन हो रहा था, उसका सोर्स तो न्यू जर्सी के का था, न्यूयॉर्क के पास में USA का। वो फ़ोन जो कॉल हो रहे थे उसका नंबर न्यू जर्सी का आ रहा था, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा था, जो हैंडलर से बात हो रही थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो मेल्स वगैरह थे वगैरह, तो वो सब इंफॉर्मेशन USA में थी और वो वहाँ से लाना बहुत ज़रूरी था। ये पाकिस्तान यदि कनेक्ट करना है तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल पा रहा था उस समय। नहीं, क्योंकि ये सब अभी जो Gmail है या Yahoo, इनके सर्वर उधर है, वो जी देते नहीं है वैसा। और तीसरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो US मेड थे, उसके सॉफ्टवेयर भी उधर ही रहेंगे, क्योंकि इधर कोई शायद उस टाइम में वो इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता रहा होगा। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग वाशिंगटन गए तीनों। अच्छा। करीबन वहाँ पे हम लोग 10 दिन FBI के टीम के साथ में पूरा हमने इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें जो कॉल फोनिक्स करके जो VoIP यूज़ किया था, अच्छा, उसका डिटेल लिया, उसका स्टेटमेंट लिया। उसके बाद में कोर्ट में भी उसका
एविडेंस दिया गया, जी। वो ना वीडियो कॉल ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो जरिए। कॉन्फ्रेंस से। तो उसका ये कहना था कि कोई शख्स था जिन्होंने ये फैसिलिटी उनसे ली थी वीओआईपी की, तो वो खुद को इंडियन बता रहा था और अच्छा। उन्होंने कुछ मैं बिजनेस में रिसेलर करके मैं काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे से कुछ होलसेल में लेके मैं रिसेलर में बेचूं, ऐसा बिजनेस करना चाहता था। इसकी वजह से मैंने उनको बेचा और उन्होंने खुद की आइडेंटिटी इंडियन बताई थी। इसके बाद में कुछ दिन के बाद जब उसके पैसे आए तो वो पाकिस्तान से आए थे। अच्छा। तो वो पाकिस्तान से आए तो उसको थोड़ा डाउट आ गया, तो उन्होंने पूछ लिया उसको, जब वो चैट में चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही, चैटिंग भी चल रहा था कि जब आप इंडियन हो तो फिर पैसे पाकिस्तान से कैसे आ रहे हैं। तो उसने बताया भाई मैं बिजनेस टूर पे बाहर रहता हूँ, अच्छा। उसके वजह से ही ऐसा है। तो उसको लगा कि सही बोल रहा है। यानी ये एक तरह से पहला ऐसा कनेक्शन था पाकिस्तान का, हाँ। कि पैसे जो दिए गए थे वो जो वीओआईपी कॉल के लिए जो हाँ, पैसे दिए गए थे वो पाकिस्तान दिए गए थे। पाकिस्तान ये से गए थे। आप लोग साबित वो एक जी, अच्छा कड़ी मिल गई। कड़ी मिल गई थी। हाँ। और जो जीपीएस के इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेके गए थे, कुछ जीमेल के जो आईपी एड्रेस जहाँ से कम्युनिकेशन चल रहा था, उसमें से 1-2 आईपी एड्रेस हमको पाकिस्तान के भी मिले थे, जबकि वो प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, लेकिन कुछ जगह उन्होंने गलती कर रखी थी। वो पाकिस्तान के भी आईपी एड्रेस हमको मिले। वो कॉलफोनिक्स के लिए जो कम्युनिकेशन चल रहा था उनका करीबन ऐसा बार्गेनिंग वगैरह हो गया, वो ज़्यादा पैसे बोल रहा था, इसने बोला कम करो, ऐसा वैसा, जब उसको लगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, इस टाइप का वो चार्ट का जो लॉग है वो भी हमने लेके आए थे वहाँ से, जो हैंडलर और यूएस के जो बिजनेसमैन है उनके बीच में। ये सब मटेरियल के बाद में ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने वहाँ पे एफबीआई के लेबोरेटरी में दिए थे, उसमें एफबीआई के एक्सपर्ट लोगों ने वो पूरा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके हमको सीडी में अच्छा ऐसा डेटा दिया था, और वो सब एविडेंस लेके हम मुंबई आए। और वो डेटा जब हमने देखा तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सब न्यूमरिक डेटा था। अच्छा। ये क्या है भाई, अभी वो जो जिसने निकाला था उनको बोला ये जिसमें जो निकला हमने दिया है, अच्छा। आप देखो इसको क्या है। फिर हमारा आगे काम था कि इसको डिकोड करना कि इसमें ये लिखा हुआ क्या है, ये न्यूमरिक डेटा में इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ एक्सपर्ट लोगों से हमने बात करी थी, उस पर से ऐसा पता लगा था कि जिसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी जाता है तो खुद का लॉक क्रिएट कर देता है अंदर। अच्छा। वो मेमोरी में सेव हो जाता है, और जब तक उसकी बैटरी ऑन है वो चलते ही रहता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ वो उसका लॉक बना के रखता है, और वही वो लॉक था। अच्छा। अभी वो लॉक था, वो हम कोर्ट में ऐसे के वैसे ले जाके देते तो उसका कोई, उसको कौन एक्सप्लेन कर पाए ये कहाँ के लोकेशंस है, ये क्या है, इसकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं थी। और पुलिस वाले, यदि मैं समझता था, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सके वी आर नॉट एक्सपर्ट। इसके लिए हम लोगों ने ये जवाहरलाल नेहरू मरीन साइंस करके एक शिवड़ी में कॉलेज है, अच्छा, जो बोट चलाने का वगैरह सिखाते हैं जो समंदर में, उन लोगों से हमने एक कांटेक्ट किया। वहाँ पे एक प्रोफेसर मिले थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसमें हमको मदद करो, वो तैयार हो गए। उनको हमने ये जब डेटा दिखाया कि भाई ये अमेरिका वालों ने हमको ये निकाल के दिया है, ये सब न्यूमेरिकल डेटा है, इसका मतलब हमें अभी समझ में आने लगा है कि ये लॉग है, लेकिन ये कहाँ के है। हाँ। क्योंकि डेट, टाइम और इसका लोकेशन ऐसा हर जगह पे आ रहा है, तो ये रास्ता है, लेकिन कैसे कोर्ट को बताए कि ये कोर्ट में कौन जाके बताएगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड था वो। हाँ, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड था। तो वो बोले सर ये हम लोग इसमें एक्सपर्ट है, हम जब जहाज चलाते तो ऐसे ही चलाते हैं। क्योंकि वहाँ पे रास्ता, जैसे हम रास्ते से चलाते तो यहाँ पे फला नाका आ गया या बिल्डिंग आ गया, ऐसा कुछ होता है। समंदर में ये नहीं होता है, हमको ये लॉन्ग लेट से ही चलना पड़ता है। इसके वजह से हम पहले उसका रूट बनाते हैं और फिर जहाज चलाते हैं। तो ये फिर हमको
कैसे पता चलेगा, कोर्ट में कैसे हम उसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो उसने बताया कि अब ये कोलाबा में कोई शॉप है, वहाँ पे ये सब ब्लैंक हर समंदर का एक एक नक्शा मिलता है, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अरेबिक ओशन, हिंद महासागर, अलग अलग नक्शा मिलते हैं। तो बोले 2-3 नक्शा आप ब्लैंक वाले लेके आओ, मैं ये जो लॉग है मैं आपको उस पर प्लॉट करके देता हूँ। अच्छा, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ये नक्शे में कहाँ पे आता है, तो ये फिर कोर्ट समझ जाएगा। तो ठीक है, तो फिर उसने वो नक्शा हमने मंगा के उनको दिया, उसने पूरा स्टडी करके हर एक लोकेशंस का एक ऐसा प्लॉट बनाते वो लेके आया। तो जहाँ पे हमको कुबेर मिली वहाँ से लेकर कराची तक का उसने अच्छा प्लॉट बनाया। और वो सब जो डॉट सब एक दूसरे से जैसे ज्वाइन किया तो ऐसा रूट बन गया है, रास्ता बन गया है पानी में। मतलब ये सब जो है कराची से आई थी जहाँ, तो उस पर से ये प्रूव हो गया कि लोग कराची से आए थे, कराची से ही बम्बई तक आए थे। जो जबकि बोट 2 यूज किया उन्होंने, जो अला हुसैनी पहली थी, बाद में ये था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट वही लेके आए थे। जो इंस्ट्रूमेंट चला उसका रूट हमको मिल गया था। फिर वो एविडेंस हमने कोर्ट के सामने दिया था। और ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन पूरा कोर्ट में एज अ एविडेंस दिया गया। उसमें जो डायरी मिली थी, डायरी पे भी कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ था जो उर्दू में था। तो वो ट्रांसलेट करके वो भी हमने उनको बताया कि ये क्या है। तो वो बोले इसने जो फिजिकली, अच्छा उन्होंने भी नोट किया, हाँ, जो मैं कहाँ हूँ, तो वो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट में सेव हो गया लॉग वो अलग है। इसने खुद जो हाथ से लिख के मैं अभी इतने बजे यहाँ पे आया, इतने बजे, उसने खुद एक लॉग लिख के रखा था, वो ये है। तो दोनों मैच कर गया। वो भी हमने उस पर प्लॉट किया तो वो पूरा मैच हो गया, जैसे डायरी बता रही है और वो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, वो वही था। तो इस पर से एविडेंशियली ये लोग कुबेर में बैठ के मुंबई में घुसे और मुंबई में सागर समंदर से आए। और ये उसके पहले पाकिस्तान से अलहुसैनी में थे, वहाँ से इंडिया में आए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बाय टेक्निकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस। जबकि अंदर जो कपड़े मिले थे वो भी इन लोगों के डीएनए से मैच हो गए। इसका मतलब ये भी इसी बोट में बैठ के सफ़र कर रहे थे। ये सब हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया। और फर्स्ट टाइम ये लोग पाकिस्तान ने इंडिया पे इन लोगों को अटैक करने के लिए भेजा था, ये कोर्ट में प्रूव हो गया, साबित कर दिया। यानी ये पूरा इतनी मेहनत मशक्क़त, अमेरिका तक आप लोगों को जाना पड़ा उसके लिए, तब जाके ये साबित हो पाया। और ये साथ में मनी ट्रेल का भी एक जो आया था, बोले कि पैसे वहाँ से दिए गए थे। यानी पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की थी, या जो भी साजिशकर्ताओं ने पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान का हाथ कहीं भी पता नहीं चले। कोई उन्होंने शुरू में प्लानिंग में ये पूरी बहुत कोशिश कर रखी थी कि भाई ये इसमें किसी सूरत में पाकिस्तान का कोई हाथ इसमें ना दिखे। इसका पूरा इंतजाम उन्होंने किया था। उनकी बदकिस्मती से या हमारे थोड़े बहुत ज़्यादा मेहनत से कुछ बातें ऐसी रही कि वो हमारे फेवर में आ गई, और उसके मदद से हम लोगों ने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिला उसमें। लेकिन कहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने सोच रखा था कि ये जो जाएंगे ये वापस तो जिंदा लौटने वाले नहीं है, ये मर जाएंगे तो इनका राज खुलेगा नहीं खुलेगा। तो वो तो मुंबई पुलिस की जांबाजी थी, तुकाराम ओम्बले थे, गिरगांव चौपाटी में जो एक तरह से एनकाउंटर हुआ उसमें जिंदा पकड़ लिया, वो एक बड़ी बात थी। क्योंकि कसाब ने खुद ही बता दिया कि हम किस कुबेर बोट से आए थे और हम पाकिस्तान से आए थे। नहीं, ऐसा यदि कसाब जिंदा नहीं होता, हाँ, तो पाकिस्तान से आए ये समझते नहीं, ये शायद मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, क्योंकि जो बाकी के 4 टीम थी, जैसे कि ताज में 2 टीम थे, 4 लोग थे, नरीमनोस में 2 थे, ट्राइडन में 2 थे, ये 2 कसाब के साथ में 1 था। ऐसे जो 10 लोग थे, हर टीम के पास में एक जीपीएस का अच्छा मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट था, यानी उसके जरिए पहुंच ही जाता है। लिंक जो है वो पाकिस्तान तक जाती है। ये लॉग मिला था, पाकिस्तान तक जाती है।
कुबेर तो गोल्ड ऐसी भले नहीं जरूरी मिलती थी, तो भी। भले नहीं मिलती थी, लेकिन तो हमारे भी। पास में हाँ। जो ताज में जो इंस्ट्रूमेंट मिले, जी। ट्राइडेंट में जो हम्म। मिले, इस पर से भी एक पता चल सकता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन वो नौबत नहीं आई। जैसे आपने बताया वो जी। ओम्बले वगैरह ने जो हम्म। बड़ा योगदान दिया इसमें, उसके वजह से बहुत सारी बातें मालूम पड़ी उसमें। और एक बात था जो मोबाइल फ़ोन जो उनके पास में थे, आतंकियों के पास, वो इंडियन सिम कार्ड से वो बात कर रहे थे। और अच्छा। हाँ, तो और वो मोबाइल फ़ोन के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका भी हमने जो नोकिया के छोटे छोटे 1100 उस टाइप के एक छोटे मोबाइल आते थे उस टाइम में, सादे फ़ोन, वो फ़ोन उन्होंने यूज़ किए थे। और वो फ़ोन जो थे वो सब चाइना से इंपोर्ट हुए थे। दूसरा, ये जो यामा का जो इंजन था, जो बोट को फिट कर किया था, जो हवे की बोट थी जो बदवार पार्क में मिली, वो यामा का इंजन भी पाकिस्तान में ही इंपोर्ट किया था। ये इंफॉर्मेशन भी हमने इन्वेस्टिगेशन में निकाली। उसमें से यूएसए ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी कि ये जो इंजन है ये पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया था, जो बोट को लगा हुआ था। और ये जो 10 मोबाइल फ़ोन थे जो हर आतंक के पास में एक था, वो 10 के 10 मेड इन चाइना थे, और वो चाइना से पाकिस्तान में पाकिस्तान थे। अच्छा, ये भी हमने, यानी उन्होंने भले बहुत कोशिश की थी सब कुछ छुपाने की, लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे उनका जो भी था नेक्सस, जो जाल उन्होंने बुना था साजिश का, हर एंगल से, तकनीकी एंगल से भी पर्दाफाश करके बता दिया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। करेक्ट। इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जब कसाब ने बता दिया था कि हम उधर से आए हैं, तो फिर इसमें ये सब मेहनत मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल एक कॉमन आदमी के दिमाग में आ जाएगा, आना ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताना है इसमें कि इंडिया में जो कानून बना हुआ है उसमें जो एक्यूज का स्टेटमेंट होता है, जो आरोपी बोलता है, उसकी कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती है। वो आज मुझे कुछ बोलता है, वो कोर्ट में वो कर जाता है, जबकि उसका कन्फेशन भी हो गया था, उसमें कन्फेशन में बताया गया था, वो तो कोर्ट के सामने बाकायदा कन्फेशन, लेकिन वो बाद में रिट्रैक्ट कर देते हैं, कोर्ट में वो मानते नहीं। तो उसके लिए जो सपोर्टिंग एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये जब तक हम नहीं प्रोड्यूस करते उसका कन्फेशन प्रूव नहीं होता है। तो हम लोगों ने ये जो एविडेंस कलेक्ट किए, इसके वजह से ही ये कोर्ट को मानना पड़ा। हम तो मान रहे हैं कि कसाब बोल रहा है या आम आदमी बोल रहा है, ये कसाब बोल रहा था पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान ने तो बोला नहीं कि हमारा आदमी है। पाकिस्तान तो आखिरी तक डिनायल में थे शुरू से। तो ये लीगल हर्डल ये था कि ये एक्यूज स्टेटमेंट पर से ये कोर्ट नहीं मान रहा था। उसके लिए जो इतनी मेहनत करनी पड़ी वो कोर्ट में प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोर्ट के वर्डिक्ट को इंटरनेशनल मंजूरी हो जाती है, जबकि हमने उसका केस ट्रायल चला के सुप्रीम कोर्ट तक उसको चलाया और उसको फांसी की जो सज़ा दी गई, वो जजमेंट में ये आ गया कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ये पाकिस्तान का ही इसमें हाथ था। धन्यवाद सर, वो बातें बताने के लिए जो आज तक लोगों को पता नहीं चली थी। हालांकि इस पे कई किताबें लिखी गई हैं, बहुत से लोगों ने बातें भी की है, लेकिन पर्दे के पीछे की पुलिस जांच की वो कहानी जो अब तक कहीं किसी ने सुनी नहीं थी, वो आज आपके जरिए हमें सुनने को मिली है। और द इनसाइड स्टोरी में हम इसी तरह और भी वारदात की, आतंकी वारदात की कहानियाँ, जांच की कहानियाँ सामने लाएंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।